छोटा नागपुर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बिरसा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। वह एक गरीब किसान सुगना मुंडा का बेटा था। उसकी माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा ने शादी नहीं की, बाकी सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। इधर बिरसा मुंडा कुछ बड़े हुए तो उनके मामा उन्हें अयूब हातू लेकर चले गए। नाना के घर में उसकी मौसी जौनी उसे बहुत प्यार करती थी। यहां तक कि जब उसकी शादी हुई तो बिरसा को अपने ससुराल खंटगा गांव लेकर आ गई। इन्हीं दिनों बिरसा एक ईसाई धर्म प्रचारक के संसर्ग में आ गए। अयूब हातू में मामा ने सलगा के स्कूल में दाखिला दिला दिया। वहां के एक शिक्षक बच्चों में काफी रुचि लेते थे और पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक और शारीरिक शिक्षा भी देते थे। बिरसा ने चाईबासा मिशन स्कूल से उच्च प्राथमिक नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अपनी पहली खबर पर। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बरेली की बहेड़ी विधानसभा के अलग अलग गांव में आयोजित जनसंवाद में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जनसंवाद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक उनकी लोकसभा को वह एक मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों से मिलकर जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सके। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बरेली की बहेड़ी विधानसभा के अलग अलग गांव में आयोजित जो जनसंवाद है उसमें उन्होंने शिरकत की। जनसंवाद करने का अवसर मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में डबल इंजन चल रहा है। उसी के तहत लगातार जो योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। सीधा संवाद करके जनता की जो आभार प्रकट कर रही है और भी प्रयास किया जा रहा है कि इस पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा को मॉडल लोकसभा के रूप में विकसित किया जाए। और यहाँ सड़कों की स्वीकृति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 95 सड़कें यहाँ गन्ना विभाग की जो थी वो PWD मरम्मत कराएगा। ये बहेड़ी जो है उसको एक सड़कों का जाल बिछा के इसको यहाँ उद्योग नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि नौकरियों की संभावनाएं हों, युवाओं को रोजगार मिले, आमदनी के जरिए बढ़े। यही संभल जनपद की चंदौसी स्थित संजीवनी पैलेस में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी शामिल हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि प्रदेश की हर विधानसभा में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देकर जनता तक लाभ पहुंचाना है। प्रत्येक विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में जो है वो सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए पूर्ण रूप से अवगत कराया गया है कि शासन की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं
और उन लाभकारी योजनाओं को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। जो हमारे अभी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से लाभ मिले, ऐसी योजना जनता के बीच में रखी गई है, कार्यकर्ताओं के बीच में रखी गई है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किए जाने का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया है। स्थानीय मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पहले 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया और अब वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया। हसन नामक वक्ता ने अधिनियम को गरीब मुस्लिमों के लिए हितकारी बताया और कहा कि इससे वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जा सकेंगे, जिससे वे जमीन मुस्लिम भाइयों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्वघोषित नेता मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर अधिनियम के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। अधिनियम नियम विधेयक उम्मीद 2025 जो विधेयक के नाम से कानून बन गया है, बन चुका है। यह विधेयक लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से स्वीकृत हो गया, कानून बन गया। लोगों के कुछ गलत फहमियाँ हैं कि वक्फ बोर्ड सरकार से जो लागू हुआ है नुकसान होगा, क्योंकि कुछ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो 40-50 बाद या पुश्तैनी उनके लड़के बने चले आ रहे हैं। तो हो सकता है इससे ये ना हो के सार्वजनिक हो सके, जिससे कि पूरे मुस्लिम समाज को फायदा हो और देश के हित में ये कुछ काम हो। हम भी एक मुसलमान हैं और इस चीज़ के बारे में इतना तो हम भी जानते हैं कि सरकार कोई गलत वो नहीं करती है, सबके साथ बराबर सहयोग करती है। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको हर चीज़ की सुविधा देती है। अब इसमें मुसलमान अगर बदनाम करना चाहे या गलत बोलना चाहे तो ये उनकी मर्जी है। बाकी योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का सबका शुक्रिया है और बाकी वो सबका सहयोग एक तरीके करते हैं। वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। माफिया लोगों ने जो है तो ज़मीनों में कब्जा किया था, तो वो अब नहीं कर पाएंगे और जो तो सरकार ने जो भी किया है सही किया है। गरीबों की जगह जो है मतलब उन्होंने जो है हड़प कर लिया, नहीं दिया उनको और उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, उल्टा लड़ते भी हैं और वो लोग गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब जो है तो जो भी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर परिसर में मूर्तियों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 15 अप्रैल से जयपुर से सफेद मकराना मार्बल की मूर्तियों को अयोध्या लाया जाएगा। प्रथम तल पर राम दरबार सहित सूर्य, भगवती अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी के मंदिर स्थापित होंगे। शेषवतार मंदिर में लक्ष्मण जी, जबकि सप्त मंडप में वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी व अहिल्या की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर राम दरबार को उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। जून में ट्रस्टियों की उपस्थिति में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा होगी। 4 प्रमुख द्वार देश की आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। परकोटा का कार्य 2025 तक पूर्ण होगा। अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूं। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है। तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूं। बहुत अच्छे मजबूत हैं, सुंदर बने हैं। उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और
और स्थिति अनुसार ध्वज दंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा हो तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए अभी हाल ही में हमने रामलला की जो उनकी जब जन्म था, हमने दूसरी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अवसर पर हमने बात करी थी। अब और कहा जा रहा है 15 अप्रैल से जयपुर से सफेद मकराना मार्बल की मूर्तियों को अयोध्या लाया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए बरखा, जिस तरीके से भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये समूचे भारत का प्रतीक जो है इसको बनाने की कहीं न कहीं योजना है। जिस तरीके से संपूर्ण भारत में भगवान राम का एक एकात्म स्वरूप था, एक बड़ा वाङ्मय था, जिस तरह से उन्होंने जो है आदिवासी, कोल, भील, भालवों सबको जो है आपस में जोड़ करके एक सामाजिक समरसता का परिचय दिया था, कहीं न कहीं इस मंदिर को उसी तरह से स्टेब्लिश करने की एक कोशिश है। इसमें जटायु होंगे, गीधराज जटायु जिनको कहा जाता है, और इसके अलावा जो भी उनकी वानर सेना के तमाम सारे ऐसे नायक रहे हैं जो लंका में चढ़ करके रावण को पराजित किया था, तो उन सब के प्रतीकों के रूप में अयोध्या में स्टेब्लिश किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में बनाकर लगाने की योजना है। और साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि संपूर्ण भारत में एकात्मता, जो आपस में जुड़ाव है, सामाजिक विभिन्नता जो है, उस विभिन्नता को एक रूपता देने के लिए अयोध्या का यह मंदिर एक प्रतीक के रूप में बनने वाला है। और यही कारण है कि लगातार जो है ट्रस्ट जो है इस कोशिश में लगा है कि इसके जितने भी पात्र हैं उन सारे पात्रों को जो है जिनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, उनको भगवान राम के साथ जो है इस मंदिर परिसर में उनकी मूर्तियां भी लगाई जाएं। बिल्कुल आशुतोष जी, और देखिए 15 अप्रैल से अयोध्या में मूर्तियां आ जाएंगी। और देखिए जिस तरीके से पिछले 2 साल में जो अयोध्या नगरी है वो आध्यात्मिक नगरी के तौर पर उभरी है, ऐसे में राम भक्तों का और जितने भी श्रद्धालु हैं उनका कैसा आप देख सकते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है, कैसी भावना है उनके मन में इसको लेकर? देखिए बरखा, पूरे अयोध्या को लेकर के जो एक कल्पना की गई है 2047 का जो विजन अयोध्या है, उस प्लान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इसको एक धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करने की योजना है। और ये एक बहुत ही बृहद रूप में अयोध्या, चूंकि अगर कहा जाए तो अभी मैं वहां पर था, तो उसमें जो है जिस तरह से हमारे इतिहासकार बताते हैं, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि अयोध्या बहुत ही पौराणिक नगरी है और बहुत पूर्व में बसाई गई थी। ये 4 बार ध्वस्त हुई है और 4 बार बनी है। तो अब चूंकि एक पौराणिक नगरी को उसका स्वरूप देने के लिए अभी आप अगर अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्या में प्रवेश के साथ ही जो भक्ति का रस उत्पन्न होता है मन में, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं जो है देखी जा सकती है। और इसी तरह से लगातार ये कोशिश हो रही है कि पूरी पौराणिक नगरी को इतना अति सुंदर बनाया जाए कि यहाँ पर जो लोग आए मंदिर दर्शन के पूर्व ही जो है उनको इस बात का एहसास हो सके कि वो एक पौराणिक नगरी में आए हैं, एक धार्मिक नगरी में आए हैं। और धार्मिक पर्यटन के एक हब के रूप में अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में मथुरा है, काशी है, प्रयाग है और अयोध्या है। तो ये ऐसे स्थान हैं जहां पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ही अगर हम कहें तो समुटा हुआ है सनातन धर्म के जो सबसे प्रमुख रूप से पूजे जाने वाले देवी देवता हैं। तो इन देवी देवताओं की प्रमुखता को पर आधारित, और जैसा कि बीते दिनों देखा गया है, चाहे वो महाकुंभ का मेला प्रयाग में रहा हो या अयोध्या में भी ही पर्यटन को लेकर के जो भी सरकार ने काम किया, उसके बाद जो है आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से सरकार को टैक्सेस मिले हैं, लोगों को रोजगार मिला है, तमाम सारे जो है हॉस्पिटलिटी सेवाएं जो है डेवलप हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार का ध्यान जो है केवल भक्ति का ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्यटन, एक धार्मिक पर्यटन के नगरी के रूप में इसको विकसित करने का है, जिससे कि अर्थ और धर्म
दोनों को महत्व मिलता रहे। बरखा। बिल्कुल आशुतोष जी, और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर पौराणिक कथाएं भरपूर है। अब तक अयोध्या नगरी रामलला के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी और अहिल्या जी, इन सब की मूर्तियां स्थापित होगी राम दरबार में, इस माध्यम से क्या गुरु शिष्य की परंपरा को भी युवाओं के लिए ये कथा भी इस माध्यम से बताई जाएगी? और युवा जिस तरह दोहराइएगा फिर से। आशुतोष जी, मैं ये कह रही हूँ कि अब तक जो राम नगरी थी वो प्रभु राम के वजह से जानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से वशिष्ठ जी और वाल्मीकि जी की मूर्तियां भी राम मंदिर में स्थापित होगी, क्या इससे गुरु शिष्य की जो परंपरा है और जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी युवाओं को पता चलेगी, खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है? बिल्कुल बरखा, अगर हम पूरे संपूर्ण भगवान राम के चरित्र को देखें तो वो एक ऐसा वाङ्मय है कि जीवन के हर क्षेत्र में, वो चाहे उनका शिशु अवस्था रही हो, चाहे बाल्यकाल रहा हो, चाहे युवा अवस्था रही हो, या फिर उसके बाद राम राज्य रहा हो, हर जगह जो है पूरी तरीके से भगवान राम का पूरा चरित्र जो है अनुप्राणित करता है लोगों को। और उसमें अगर गुरु शिष्य की परंपरा को भी अगर हम देखें तो बहुत ही बाल्यावस्था में भगवान जाकर के राक्षसों का वध करते हैं, और तमाम सारे साधु सन्यासी जो यज्ञ हवन पूजा और अपनी तपस्या करने में सक्षम नहीं हो पाते थे उन राक्षसों की वजह से, उनका नाश करते हैं। तो कहीं न कहीं भगवान राम का जो वाङ्मय है, जो चरित्र है, उस चरित्र को जो है कहीं न कहीं जीने का प्रयास अयोध्या कर रही है। और अयोध्या में ऐसे मानक स्थापित किए जा रहे हैं कि जो भगवान राम की कथाएं स्वतः बोले और लोग उससे अनुप्राणित हों। और खास तौर पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो कंप्यूटर जनित है, कंप्यूटर में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं, हमारा नैतिक बल जहाँ से मिलता है, जहाँ से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, उसको भी उतना ही चैतन्य करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी भगवान राम के चरित्र के बारे में, भगवान राम के तमाम सारे बरखा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर द्वापर में देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने जो है अपने तमाम सारे संदेशों को लिखित करने के लिए गीता का संदेश दिया, लेकिन भगवान राम ने कोई संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हर संदेश को जिया है। वो चाहे राक्षसों से युद्ध करना हो, चाहे वनगमन रहा हो, और चाहे राम राज्य की स्थापना रही हो, तो उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार करके लोगों को अनुप्राणित करने का काम किया है। तो यही कारण है कि अयोध्या सर्वोत्तम नगरी होती है। भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक राजकुमार राम के रूप में, एक दशरथ के पुत्र के रूप में जो है जाने जाते हैं। लेकिन जब 14 वर्ष का वनगमन करके और राक्षस का विनाश करके वापस लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाते हैं। तो एक ऐसा चरित्र जो कि संपूर्ण जगत को कहीं न कहीं से दिग दिगंत को जो है आलोकित करता है, प्रकाश देता है। वो बिल्कुल आशुतोष जी, और अब राम मंदिर परिसर में रामलला के साथ साथ कई देवी देवताओं का जो है वो विराजमान होंगे, और इससे पर्यटन की दृष्टि से भी अयोध्या में बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ आध्यात्मिक नगरी तो थी ही अयोध्या, पर्यटन की दृष्टि से इसे और बढ़ावा मिलेगा। आशुतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को उद्योग के अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की दिशा में ड्यूम सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। IITI अलीगंज, लखनऊ और टाटा मोटर्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। संस्थान के प्राचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि ये समझौता युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें औद्योगिक माहौल का व्यवहारिक अनुभव भी देगा। प्रशिक्षण के दौरान 8,500 प्रतिमाह स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। 13 व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम अवधि के अनुसार 3 से 12 माह तक औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा। MOU के तहत टाटा मोटर्स द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कैंपस ड्राइव से अप्रेंटिसशिप व अस्थायी पदों के लिए 1000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया की गई है, जिसका नाम है ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो 1 वर्ष के ट्रेड होते हैं वो उनको इंडस्ट्री में मिनिमम 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने के लिए भेजा जाता है, जिससे वहाँ पर वो प्रैक्टिकल का नॉलेज ले लें और 6 महीने IITI में पढ़ें।
क्योंकि आजकल बच्चों को क्या है कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होता है तब तक इंडस्ट्री उनको नौकरी देने से कतराती है। ये हम लोग यहाँ DST ट्रेड चलती है, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ये होता है कि जैसे हम अपने यहाँ थ्योरी और भी प्रैक्टिकल का पार्ट कराए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इंडस्ट्री में ही मिलती है। यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें हैं और सारी चीज़ें सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं बच्चे हमारे। तो अभी तक जो पढ़ाई होती थी DST की, वो किसी कंपनी से जिनसे होती थी, कोई बच्चों को कोई स्टाइपेंड नहीं देते थे। लेकिन टाटा के लोगों ने अभी जो है हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पहले 8500 रुपये, हम 10,100 रुपये पे माने थे, तो वो एग्री हो गए कि ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ पैसे दे रही कंपनी ITI के बच्चों को, और वो भी बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, 10,100 रुपये। स्टूडेंट लाइफ में बहुत वैल्यू होती है इतने बड़े पैसे की। मेरठ में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर स्थित शताब्दी नगर स्टेशन का निर्माण और फिनिशिंग कार्य अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्द यहां से एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत और मेरठ मेट्रो ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। फिलहाल नमो भारत ट्रेनें न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर के खंड पर संचालित हो रही हैं। शताब्दी नगर स्टेशन 215 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। स्टेशन पर 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट और पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है। ट्रैक और OHE कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शताब्दी नगर मेरठ मेट्रो का चौथा स्टेशन होगा। NCRTC इस खंड पर ट्रायल रन कर रही है। स्टेशन शुरू होते ही नमो भारत मेरठ शहर के और करीब पहुंच जाएगी। आप जानते हैं जैसा कि अभी दिल्ली में न्यू अशोक नगर स्टेशन से लेके मेरठ साउथ तक चल रहे हैं, 55 किलोमीटर सेक्शन में ऑपरेशनल है। इसके बाद मेरठ के अंदर आने के लिए 23 किलोमीटर का सेक्शन बचता है, जिस पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे स्टेज में है। ऑलरेडी वायडक्ट पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रेन ट्रायल्स भी बहुत एडवांस स्टेजेस पे हैं। इसके अलावा स्टेशन की प्रोग्रेस आप देखें तो एंट्री एग्जिट पार्किंग ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टेज पे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेज है कि ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के लिए जाएगा और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बाद ये लोगों को ऑपरेशनल के लिए स्टार्ट होगा। जनपद फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के अखीरी गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सज्जन सिंह और पीयूष सिंह की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। वहीं आरोपी ज्ञान सिंह के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। DM रविंद्र सिंह और SP के प्रयासों के बाद आश्वासन मिलने पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मृतक परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षा, आर्थिक सहायता और रोजगार की मांग की है। प्रशासन ने सभी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मृतक के परिवारजनों की मुख्य मांग ये थी कि एक तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो, उनको कठोरतम सजा मिले और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दी जाए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। तो उनके सभी मांगों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही उनको प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट देते हुए हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ लोग थे जिनके खिलाफ कोर्ट से आदेश हुआ था कि जो उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, उसका बेदखली का आदेश हुआ था। उस आदेश का आज पालन हुआ। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, क्या कुछ जानकारी? रामीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रामीन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रामीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में जो अखीरी गांव है, वहां पर ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 नामजद आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें सज्जन सिंह और पीयूष सिंह की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई थी। वहीं आरोपी ज्ञान सिंह के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया।
इसी के साथ जो डीएम रविंद्र सिंह हैं और एसपी के प्रयासों के बाद यह आश्वासन मिलने पर कि अंतिम संस्कार जो है वो संपन्न हुआ। और जो मृतक परिवार है उन्होंने कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। तो फिलहाल 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो देखिए, फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस में फिलहाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 जो नामजद आरोपी थे उसमें से 4 को पकड़ लिया गया है। और देखिए, आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। तो बढ़ते अपनी अगली खबर पर। वक्फ अधिनियम में संशोधन कर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस संशोधन को मुस्लिम समाज का, खासकर महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। फतेहपुर और लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सूचना जारी करते हुए 8 अप्रैल से लागू कर दिया है, जिसका स्वागत फतेहपुर की मुस्लिम महिलाओं व पुरुषों ने किया है। महिलाओं ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने का साहसिक कदम उठाया था। मोदी सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं से हम सबको जोड़ने का काम कर रही है। कुल मिला के अभी जो मुस्लिम लोग समझते हैं कि हमारे जो बीजेपी पार्टी है हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आदमी की सोच है। ये वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समुदाय को जितना कभी फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा फायदा होगा। सरकार कोई गलत वो नहीं करती है, सबके साथ बराबर सहयोग करती है। मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको हर चीज की सुविधा देती है। अब इसमें मुसलमान अगर बदनाम करना चाहे या गलत बोलना चाहे तो ये उनकी मर्जी है। बाकी योगी जी का, प्रधानमंत्री जी का सबका शुक्रिया है और बाकी वो सबका सहयोग एक तरीके करते हैं। वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। माफिया लोगों ने जो है तो जमीनों में कब्जा किया था, तो वो अब नहीं कर पाएंगे और जो तो सरकार ने जो भी किया है सही किया है। वहीं लखनऊ में मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि वक्फ में महिलाओं की भागीदारी से सूरत बदलेगी। वर्तमान सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर नरेंद्र मोदी जी अगर वक्फ की ज़मीनों के लिए, और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, मुस्लिम की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सच्चर कमेटी ने भी बताया है कि मुसलमानों की हालत उनके आर्थिक और सामाजिक दलितों से भी बदतर है। तो वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। अब इस वक्फ कानून से गरीब, मुस्लिम बेवा और तलाकशुदा महिलाओं के हित में काम होगा और इनको लाभ मिलेगा। तमाम वक्फ संपत्तियों पर माफियाओं का कब्जा रहता था, उस पर भी लगाम लगेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट घटाई है। इस फैसले से आम जनता को लोन की ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। Outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है, जिससे आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट लोन पर ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी, जिससे ये दर 6.25% हो गई थी। अप्रैल 2025 में आरबीआई ने फिर से 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जिससे रेपो दर 6% हो गई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि ये निर्णय वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए लिया गया है, खासकर अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए शुल्क के कारण। ब्याज दरों में इस कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट अब 6% हो गई है। इस कदम से आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट ऋण लेने वालों को महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। अब एक नजर आरबीआई के इस फैसले से देश की जीडीपी पर क्या असर पड़ सकता है, ये जान लेते हैं। पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6%, चौथी तिमाही में 6.3%। रेपो रेट को लेकर आरबीआई का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले से अमेरिकी शुल्कों से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।